हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 भूगोल के अंतर्गत दूसरा अध्याय प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में भी हम लोग जानेंगे भूमि संसाधन के बारे में। यानी कि इस अध्याय में हम जानेंगे कि भूमि संसाधन क्या होते हैं, इसका उपयोग हम किस किस रूपों में करते हैं। इन सभी विषयों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले अध्याय में जान चुका है कि संसाधन क्या होता है, संसाधन की संकल्पना को भी हमने जान लिया था। तो संसाधन के बारे में बताए थे कि मानव की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीव जंतुएं हैं, जो भी पहाड़ हैं, यानी जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वे हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं। और ये भी जान चुके थे कि कोई भी देश तब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक कि वहाँ के जो उपलब्ध संसाधन हैं वो उचित मात्रा में या उचित उपयोग पर निर्भर नहीं है। यानी कि हमने संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन के रूप में एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। अर्थात हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में कि जो भी संसाधन है मानव की आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले संसाधन है जो मानव को संतुष्ट करता है ना। तो यहाँ तक हमने जाना था कि तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का सहयोग क्या है, अपरिहार्य है। यानी कि कोई भी संसाधन बनाने के लिए उसमें तकनीकी का होना और संस्थाओं का होना जरूरी है। यानी कि हमने एक त्रिभुज के माध्यम से जाना था कि इस त्रिभुज के बीच में मानव है। मानव प्राकृतिक से कोई वस्तु उठाता है, किसी संस्था में ले जाकर के कोई उचित तकनीक लगा कर के उस वस्तु को क्या करते हैं, संसाधन बनाता है। तो इतने सारे बात हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो अवश्य देखिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि भूमि संसाधन के बारे में। तो भूमि है जो है हम सभी का क्या है, निवास स्थान है ना। हम लोग अपना सारा क्रियाकलाप इसी पर संपादित करते हैं। चाहे हम क्या हो इसके विभिन्न रूप में उपयोग करते हैं। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, तो हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन। यानी कि भूमि जो एक ऐसा संसाधन है जिस पर हम अपने निवास करते हैं और अपने पूरे जीवन में जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप हैं सारे संपादन यानी उस पूरे काम की जो पूर्ति करते हैं हम भूमि पर ही करते हैं। इसीलिए हमारे लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण प्राकृतिक संसाधन यानी यह एक प्राकृतिक संसाधन का रूप है, क्योंकि यह प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। इसीलिए यह क्या है, प्राकृतिक संसाधन या मानवीय या मानवकृत संसाधन नहीं है। पृथ्वी पर हम कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं, पशुचारण करते हैं, मत्स्यन करते हैं, खनन करते हैं, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसी क्रियाएं सभी हम कहाँ पर संपन्न करते हैं, भूमि पर ही संपन्न करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक हमारा क्या है, मौलिक संसाधन है। भूमि हमारे लिए क्या है, एक मौलिक संसाधन है। तो भूमि हमारा एक मौलिक संसाधन है। इसके व्यापक रूप का उपयोग होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन, ये बहुत बड़ा होने के बाद भी ये क्या है, एक सीमित संसाधन है ना। अतः यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक नियोजन एवं नियोजित उपयोग किया जाए। यानी कि जो हमारा संसाधन ये भूमि सीमित है, यह इसे हम बढ़ा नहीं सकते, नहीं इसे हम घटा सकते, सीमित है। जितनी आकार है पृथ्वी का वो सीमित आकार है। इसका उपयोग हम सावधानीपूर्वक करें, नियोजित रूप से करें, ताकि आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी तक ये क्या रहे, बचा रहे। ऐसा ना हो कि ये भूमि भी नष्ट हो जाए। तो भूमि का उपयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं। जैसे भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप का अर्थ है भूमि की जो ऊपरी संरचना है जिसे हम देख सकते हैं उसे कहते हैं भौतिक स्वरूप। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियाँ, ये सब क्या भौतिक स्वरूप है, यानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप है। यहाँ से विविध स्वरूपों में जलवायु भी प्रभावित होते, यानी कि जितने भी प्रकार के भौतिक स्वरूप है इस कारण से यहाँ के जलवायु भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि पर्वत, पठार, मैदान जो होता है जलवायु को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का अर्थ ये हुआ कि ज़्यादा अगर पर्वत बड़े होंगे तो बादलों को रोककर वर्षा करवाएगा, है ना। मैदान ज़्यादा होगा तो वहाँ बहुत सारी नदियाँ आएंगी। तो पठार जहाँ पर बहुत सारे खनिज होगा। तो इस प्रकार से ये जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि मौसम चेंज करवाते हैं।
भारत भूमि संसाधन में संपन्न है, यानी कि भारत जो है भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ अधिक मात्रा में पर्वत है, पठार है, मैदान है ना। यहाँ की कुल भूमि का लगभग 43% भाग मैदान है, यानी कि कुल भूमि की बात करें तो यहाँ से 43% भाग क्या है, मैदान है। 43% भाग मैदान है, जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए अत्यंत क्या उपयोगी है। यानी जो भी कृषि कार्य करेगा, उद्योग का विकास करेगा, कहाँ पर करेगा, मैदानी क्षेत्रों में ही करेगा। और सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र भारत में है, इसीलिए यह क्या है, बहुत ही ये अच्छी बात है जो भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, मैदानी क्षेत्र है ना, संपन्न है मैदानी क्षेत्र। उसके बाद है यहाँ पर जो 30% जो भाग है यहाँ पर क्या है, पर्वतीय भाग है। पर्वतीय जो भाग है यहाँ से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों को सिंचाई करने के लिए, सिंचित करने के लिए जितने भी नदियाँ हैं, उस नदियाँ में अधिकांश नदियाँ पहाड़ों से आते हैं। जैसे हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद कहते हैं कोसी है और सिंधु है। बहुत सारे ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं और ये 12मासी नदियां हैं। तो इस भारत को एक सुंदर बनाने के लिए, यानी कि यहाँ के भौतिक स्वरूपों को अच्छा बनाने के लिए इनमें पर्वत का भी बहुत बड़े क्या है, योगदान है। उसके बाद कहे पठारीय भाग की, तो पठार यहाँ पर कुल 27% भाग पर है, जो खनिज संपदा से भरे पड़े हैं। जैसे छोटा नागपुर के पठार है, इसमें बहुत सारे क्या है, मिनरल्स है, खनिज है, कोयला है, चूना पत्थर है। छोटा नागपुर का पठार हुआ, जैसे मालवा का पठार हुआ, बहुत सारे ऐसे पठार हैं जिसमें बहुत सारे खनिजों का भंडार है, जो भारत को एक समृद्ध बनाता है खनिज संसाधन के रूप में, है ना। तो यहाँ तक हमने जाना कि हमारे जो भारत का जो भूमि है मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है पर्वत, दूसरा है मैदान और तीसरा है, सबसे ज़्यादा में है मैदान, दूसरे पर है पर्वत और तीसरे पर है पठारीय भाग। यहाँ दिया है 27% भूभाग पठार है, विस्तृत, जो खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा को संचित करते हैं। अब पृथ्वी संसाधन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी बनता कैसे है। क्योंकि अगर मैदानीय क्षेत्र में या कहीं मैदानीय क्षेत्र में हो या पर्वतीय क्षेत्र में हो, मिट्टी का होना अनिवार्य है। जब तक मिट्टी नहीं होगा तब तक वहाँ पर किसी भी प्रकार के फसलें या जीव जंतु नहीं हो सकते या पेड़ पौधे नहीं हो सकते। तो मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है। तो मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। यह हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे जो ऊपरी भाग होता है, सबसे जो ऊपरी भाग होता है, इसे ही मिट्टी कहते हैं, है ना। ये सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। यह सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, यानी ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को हम पिछले अध्याय में बता चुके थे, वैसे संसाधन जिसका पुनः पूर्ति किया जा सके, कुछ समय वह फिर से निर्मित हो जाए, उसे कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। तो मिट्टी एक प्रकार नवीकरणीय संसाधन है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विभिन्न जीव समुदायों का पोषण भी करती है। यह मिट्टी केवल पौधे के निर्माण बढ़ने के लिए नहीं है ना, विकास के लिए नहीं है, पौधे के विकास के लिए, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव समुदाय है, सबका भरण पोषण जो होता है मिट्टी से ही होती है। मृदा में निहित जो उर्वरता है वो मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को भी प्रभावित करता है। यानी जो मिट्टी में उर्वर शक्ति है, जिस उर्वर शक्ति के कारण फसलें उगती है, पेड़ पौधा उगता है, वो मानव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देश की नियति को निर्धारण करता है, देश की नियति को क्या करता है, निर्धारण करता है। इससे नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त होंगे। यदि मिट्टी को यहाँ से नष्ट कर दिया जाए तो संपत्ति नष्ट होंगी और संपत्ति के साथ ये संस्कृति भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, यानी मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। अतः कह सकते हैं कि मृदा जो है एक जीवंत तंत्र है। यानी कि जीवंत तंत्र का अर्थ है कि जीवन का आधार है मृदा। अगर मिट्टी यहाँ से हटा ली जाए तो यहाँ का जीवन क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मृदा का जो निर्माण एक लंबी अवधि में पूरी होने वाली जटिल प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि 2 दिन या 4 दिन में मिट्टी बन जाएगा। तो ये बनने की प्रक्रिया है बहुत ही जटिल है और बहुत लंबे समय तक होता है।
चूँकि कहते हैं कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने हैं, कुछ सेंटीमीटर तक मृदा आपको बनानी है, तो इसके लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। ये जो बनता है कैसे बनता है? चट्टानों को टूटने-फूटने से, भौतिक और रासायनिक या जैविक परिवर्तनों से ही क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानती है। भूगोलविद जो होते हैं वो मानते हैं सबसे स्लो में होने वाले क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। सबसे पहले जानते हैं कि मिट्टी के निर्माण में कौन-कौन से कारक है, यानी क्या-क्या मिल करके मिट्टी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले उच्चावच या धराकृति। उच्चावच यानी कि पृथ्वी से जो भी ऊंचे भूमियों से उच्चावच कहते हैं, या धरा की आकृति, या नदी है, पठार है, मैदान है, पहाड़ है, जो भी है, इसे कहते हैं उच्चावच या धराकृति के कारण क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। क्योंकि जो पर्वत है, पठार, यहाँ से बहुत सारे कण जो है लुढ़क कर टूट करके बहुत सारे चट्टानें गिरते हैं। उसके बाद मूल शैल या चट्टान, जो चट्टानें होते हैं मूल से वो टूट कर कई वर्षों में, लाखों वर्षों में मिट्टी का रूप ले लेता है। इस समय चाहिए जलवायु, यानी कि इसके लिए जलवायु में परिवर्तन होना, मौसम होना चाहिए, है ना? तो जलवायु चाहिए। उसके बाद वनस्पति होना चाहिए। वनस्पति जितने होंगे तो वनस्पति से झड़ने वाले जो पत्ते होते हैं ये ह्यूमस बनाते हैं। इस ह्यूमस के कारण ही मिट्टी निर्माण में वो बहुत ही क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उसके बाद जैव पदार्थ, जितने भी जैव पदार्थ है, जीव जंतु से लेकर के पेड़ पौधे, सब सारे क्या है? जैव पदार्थ। जिसमें जीवन है वो जैव पदार्थ है। वो सारे मरते हैं, मरने के बाद इसी मिट्टी में गल जाते हैं, मिट जाते हैं, मिल जाते हैं, जिस कारण से वो क्या होता है? मिट्टी निर्माण में वो भी सहायक होते हैं। उसके बाद है खनिज कण, यानी खनिजों का जो कण है, और समय, सबसे इम्पोर्टेंट है समय, यानी इस सभी को मिला करके बहुत सारे समय में जा करके कुछ सेंटीमीटर मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो मिट्टी निर्माण के लिए सारे क्या है? महत्वपूर्ण कारक है, इसे आप याद अवश्य रखें। इसके बाद आगे जानते हैं कि क्या है कि तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन, अन्य क्रिया भी ऐसे तत्व है जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। यानी सबसे पहले तापमान, उच्च तापमान या निम्न तापमान होना चाहिए। प्रवाहित जल की क्रिया होनी चाहिए, यानी जल जो प्रवाहित होती है, इसके साथ बड़े बड़े चट्टान टूटते हैं, है ना? बड़े बड़े चट्टान टूट के कण बन जाते हैं। पवन के कारण भी इधर से उधर कण उड़ के जाते हैं। हिमनद यानी कि जो पहाड़ों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां होती है, इसे हिमनद कहा जाता है। ये सभी क्या करते हैं? अपघटन है। अपघटन यानी तोड़ता है, बड़े बड़े पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ता है। ये सभी क्या ऐसे तत्व है जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन भी अहम भूमिका निभाती है। यानी मृदा के निर्माण में जैविक और रासायनिक दोनों भी प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं अहम भूमिका निभाते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैव यानी ह्यूमस, यानी कि जितने भी जीव जंतु है इसमें जीवन में मरते हैं तो ह्यूमस बनता है, जब भूमि में मिल जाते हैं। अजैव दोनों प्रकार ही भाग लेते हैं, यानी कि मृदा के निर्माण में जो जीवित प्राणी है वो भी है, जो मृत है यानी जैव है, और अजैव है यानी कि जीव है, सजीव है और निर्जीव है, दोनों ही मृदा निर्माण में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व उसके रंग, गठन, गहराई, आयु और रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदा को निम्नवत बांटा गया है, इसे अध्ययन किया गया। यानी कि जो भी मृदा का निर्माण किया गया है ना, उसके अलग अलग रंग, अलग अलग गहराई, अलग अलग आयु के कारण उसमें कुछ रासायनिक गुण हैं, कुछ भौतिक गुण के आधार पर भारत में जो पाए जाने वाले मिट्टी हैं उसे कुल 6 भागों में बांटा गया है ना? उस 6 भागों के बारे में इस में आगे क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, है ना? यहाँ पर क्या 6 प्रमुख भागों में क्या क्या है? बांटा गया। सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहला क्या है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक भूभाग पर पाए जाने वाली मिट्टी है। यह ना यह विस्तृत रूप में फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, यानी मृदा है। जलोढ़ मिट्टी का हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जल के द्वारा लोढ़ कर मतलब यानी जल के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है उसे ही क्या कहा जाता है? जब जल के द्वारा कोई मिट्टी या सिल्ट या गाद बह करके आते हैं और एक परत का निर्माण कर देता है, उसे ही कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। उसी मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, यानी जल के द्वारा लोढ़ कर लाई गई मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उत्तर भारत का जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से ही क्या निर्मित है? ये हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। यानी हिमालय से जो निकलने वाले 3 प्रमुख नदियां हैं
एक है गंगा, दूसरा है सिंधु और तीसरा है ब्रह्मपुत्र, ऐसे करके आते हैं। ये नदियाँ और इनके जितने भी सहायक नदियाँ हैं, इन सभी सहायक नदियाँ और इस तंत्र का मतलब है इसके सहायक नदियाँ से। तो ये सभी नदियों के द्वारा जो भी जलोढ़ निक्षेप लेकर के यानी जल के द्वारा जो बह करके मिट्टी, कण इत्यादि आते हैं, ये सब क्या करते हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं। राजस्थान एवं गुजरात में भी सकड़ी पट्टी के रूप में मिलता है। कहने का मतलब राजस्थान और गुजरात में भी थोड़ा बहुत जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण भी जलोढ़ से ही हुआ है। यानी कि जितने भी डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ अपना जल सागर में विसर्जित करती हैं, तो छोटे छोटे बीच में पानी की धाराएं छोटे छोटे धाराओं में बट जाते हैं और बीच में मिट्टी का क्या बन जाता है, ढेर बन जाता है, उसे कहा जाता है डेल्टा, है ना। तो जो भी निर्मित डेल्टा है वो भी क्या करता है, जलोढ़ से ही जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जलोढ़ मिट्टी क्या हुआ है, फैली हुई है। इसके बाद है कि जलोढ़ जो मिट्टी होता है, इसका गठन बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में होते हैं। यानी जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा होती है, इसमें सिल्ट होते हैं, घनीगाद होते हैं, इसमें मृत्तिकाएं होती हैं। ये एक उचित मात्रा में होते हैं, अनुपात में होते हैं। इसके रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग तक हो सकता है ना। इस मृदा के कण नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर क्रमशः बड़े होते जाते हैं। यानी कि नदी के मुहाने पर बहुत महीन महीन होंगे। जैसे जैसे ये पर्वतों की ओर बढ़ेगा तो इसका कण क्या होते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और जो पर्वत पतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर इसका जो कण होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। यानी कि देखिए ये पर्वत है, यहाँ से कोई नदियाँ निकला, है ना, तो इसे कहा जाता है पर्वत पदीय क्षेत्र। यानी कि पर्वत के नीचे जहाँ पर ये जो कण होंगे बहुत बड़े बड़े कण होते हैं, बहुत बड़े पत्थर होते हैं। धीरे धीरे ये पत्थर क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। और जहाँ पर ये सागर में अपना जल विसर्जित करते हैं, ये बहुत महीन कण हो जाते हैं। यानी सागर से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसके कण क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो यहाँ तक हमें बड़े ऐसी मृदाएं पर्वत पदीय क्षेत्र में मैदान में जैसे द्वार, चौड़, तराई आमतौर पर मिलते हैं। यानी ये सब नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा बनाए गए क्या है, भू आकृतियाँ हैं। जैसे द्वार कहते हैं, चौड़ कहते हैं और तराई कहते हैं। इन कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनके आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटे गए हैं, है ना। आयु का मतलब है जो जलोढ़ मिट्टी पहले बना और कौन जलोढ़ मिट्टी बाद में बना, आयु के आधार पर। तो इसे भी आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। जो पुराने जलोढ़ होते हैं उसे हम बांगर कहते हैं और जो नए जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसे हम खादर कहते हैं। यानी कि जो इस बार की नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी है, नए जो मिट्टी है, उसे हम क्या कहा जाएगा, जो नए हैं तो उसे कहा जाएगा खादर। जब यही नई जलोढ़ मिट्टी 10 साल 20 साल का हो जाएगा तब उसका नाम दे दिया जाता है बांगर। तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है और जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक दिया गया है कि आप जानते हैं बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। यानी कि बिहार में जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बालू के जो जलोढ़ के रूप में आता है उस भूमि को कहा दियारा भूमि कहा जाता है। यह मक्का के लिए बहुत ही प्रसिद्ध, यानी इन क्षेत्रों में मक्का बहुत ज़्यादा उपजता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की क्या होती है, प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। जिस कारण से इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलें बहुत ही अच्छी उपजती हैं। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी में गहन कृषि की जाती है। परिणामतः जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा होता है। यानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में अधिक खेती होने, अधिक कृषि होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक रहता है, जहाँ जिस क्षेत्रों में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। उसके बाद अगला मिट्टी के प्रकार है काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला, है ना, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण होता है। यानी कि इस मिट्टी में एल्युमिनियम और क्या होता है, लौह की मात्रा होने के कारण इस मिट्टी का कैसा रंग होता है, काला रंग होता है।
यह कपास के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा खेती होती है कपास की, जिस कारण से इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश में है ना। लावा प्रदेश, लावा कहा जाता है धरती के अंदर से जो निकलने वाले मैग्मा है वो ठंडा होकर के लावा बन जाता है। यही लावा जो होता है वही काली मिट्टी का रूप ले लेता है। ये जो काली मिट्टी जो पाए जाते हैं हमारे देश में, वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ही क्या पाए जाते हैं, काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के निर्माण में मूल सेल ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। इस मिट्टी के स्थानीय नाम में रेगूड़ भी कहते हैं। यानी कि आपको बता दिए हैं कि ये जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, धरती के अंदर से जब क्या होता है ज्वालामुखी विस्फोट होते थे, इसके कारण इसमें से बहुत सारे क्या निकलते हैं, मैग्मा पदार्थ निकलते हैं। मैग्मा पदार्थ क्या होते हैं, जब ठंडा हो जाते हैं तो मैग्मा पदार्थ के ठंडा होने के कारण ही ये क्या बन जाता है, काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। इसे स्थानीय भाषा में रेगूड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद है कि इस मिट्टी में बड़ी विशेषता यह है कि यह नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यानी कि इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत, यानी कि इस मिट्टी में जो पानी की मात्रा होता है बचा करके रहता है, पानी जल्दी सूखता नहीं है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है। यानी इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, पोटास पाए जाते हैं, चूना पाए जाते हैं, किंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा नहीं होती है। यह शुष्क और गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है। जब सूखे मौसम होते हैं या शुष्क गर्म मौसम होते हैं तो इसमें बहुत बड़े बड़े क्या पड़ जाते, दरारें, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। जब भूमि फटता है, फटने के कारण इसके अंदर तक क्या चले जाते हैं, वायु चले जाते हैं, किंतु गीली होने के कारण यह बहुत ही चिपचिपा हो जाता है, इसे जोतना संभव नहीं हो पाता। अतः मानसून के प्रथम बौछार में इसे जुताई कर लिया जाता है। कम वर्षा के क्षेत्र में अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी कि अत्यधिक क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और कम से कम सिंचाई करना पड़ता है और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें क्या उगते हैं, कपास की खेती होती है। इसके अतिरिक्त इन मिट्टी में आप गन्ना, प्याज, गेहूं की फसल का भी वो खेती कर सकते हैं, लेकिन इस कपास के लिए यह विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। उसके बाद है लाल एवं पीली मिट्टी, है ना। इस प्रकार के मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार में हुआ। प्रायद्वीपीय पठार कहने का मतलब है कि भारत का जो निचले क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत है ना। इस पर यहाँ पर बहुत सारे क्या, एक पठार है, इसे कहा जाता है मालवा का पठार, है ना। इन पठारीय भाग में जो पाए जाते हैं लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी हिस्से में रवादार आग्नेय चट्टान द्वारा यह सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होने के कारण ही इसका रंग क्या होते हैं, लाल होते हैं। यानी कि इस मिट्टी में फेरस ऑक्साइड यानी लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण ही क्या होता है, लाल होते हैं। जल योजन के पश्चात यह मिट्टी क्या होता है, पीले रंग की हो जाती है। जब इसमें पटवन की जाती है, सिंचाई की जाती है तो ये पीले रंग की दिखने लगती है, इसीलिए लाल एवं पीली मिट्टी से कहा जाता है। मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस जैसे रवादार आग्नेय चट्टानों के विघटित से बना है। आग्नेय चट्टान वो होता है जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसे निकलने वाले मैग्मा जो ठंडा होकर के चट्टान का रूप ले लेता है उसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ये आग्नेय चट्टान से ही विघटित होकर के इस प्रकार की मिट्टी क्या है, बनती है। इसका विस्तार जो है भारत के कुल 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मिट्टी का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार में है। यानी इन क्षेत्रों में ये क्या होते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। जैव पदार्थों की इसमें कमी होती है। यह मृदा जो होता है जलोढ़ एवं काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यानी कि अभी हमने देखा था कि सबसे अधिक उपजाऊ कोई मिट्टी होती है तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी, और उससे थोड़ा कम होता है काली मिट्टी। लेकिन उससे भी कम उपजाऊ होते हैं कौन से मिट्टी,
ये लाल एवं पीली मिट्टी। उर्वरकों का उपयोग करके इसकी उत्पादकता क्या कर जा सकते, बढ़ाई जा सकती है, यानी इसमें आप उर्वरक मिला करके, रासायनिक उर्वरक मिला करके या जैविक खाद मिला करके भी इसकी खेती आप कर सकते हैं, इसमें भी खेती कर सकते हैं। इस मृदा की सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू आदि फसल उत्पादन किया जा सकता है। यानी इस मिट्टी में अगर सिंचाई की व्यवस्था आप करते हैं और इसमें अच्छे से उर्वरक या खाद मिलाते हैं तो इसमें आप ये सारे फसलें क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। उसके बाद अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट, यानी इस मिट्टी का रंग ईंटे के समान होता है। इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। यानी लेटेराइट मिट्टी जहाँ अधिक तापमान है, अधिक तापमान कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर, और सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा यानी अत्यधिक उच्च ताप और अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि से भी अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत अगर कहें तो भारी वर्षा एवं ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों से यह मृदा पाई जाती है ना। यह मृदा तीव्र निच्छालन, तीव्र निच्छालन मतलब जैसे करके लीचिंग का परिणाम, यानी कि जब ऊंचे पर्वतों से जब मिट्टियाँ बहती है ना, तो उसे के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती। यानी ये पहाड़ों से गिरती है, निच्छालित होकर के लिंची करके गिरती है, जिस कारण से इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं के बराबर होती है। अत्यधिक तापमान के कारण और जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी इसमें अधिक तापमान होता है, बहुत ये गर्म होते हैं, जिसमें जो इसमें पाए जाने वाले जो जैविक पदार्थों को अपघटित मिलाने वाले जो छोटे छोटे बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं, अधिक तापमान के कारण वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिस कारण से इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं के बराबर होती। अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है, यानी अपक्षय होने के कारण ये क्या होता है, कठोर हो जाते हैं। एल्युमिनियम और लोहे की ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें भी पाया जाता है एल्युमिनियम और लोहे का ऑक्साइड, यानी कि FeO, फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, जिस कारण से इसका रंग भी क्या होता है, लाल होता है, ईंट की समान। इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। यह मिट्टी जो है हमारे देश में पाया जाता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी का क्या है, विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे इसमें चाय, कहवा का उत्पादन किया जाता है। यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसमें कुछ तकनीक लगा करके चाय और कहवा की खेती इसी मिट्टी में करते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मिट्टी में बहुत सारे काजू की खेती करते हैं, किसमें, लेटेराइट मिट्टी में, और काजू की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी, यानी मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार के मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु और अल्प वर्षा ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यानी कि यह मिट्टी जो होता है मरुस्थलीय मिट्टी उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर बहुत ही शुष्क यानी सूखे मौसम होते हैं, वर्षा की कमी होती है और ह्यूमस इसमें नहीं रहता, और बालू वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ऐसी मिट्टी बनते हैं। इस मृदा के में संस्तरों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है, यानी कि इसमें संस्तर नहीं होते हैं। रासायनिक अपक्षय अब अत्यंत सीमित होता है, यानी रासायनिक अपक्षय इसमें नहीं के बराबर होता है। इस मृदा का रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है, यानी लाल भी होता है, हल्का भूरे कलर का होता है। इस प्रकार के मृदा पश्चिम राजस्थान, यानी राजस्थान का जो बड़ा सा क्षेत्र है थार मरुस्थल, उन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाली मिट्टी उसे कहा जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। सौराष्ट्र यानी गुजरात के सौराष्ट्र में, कच्छ में, हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा में, दक्षिणी पंजाब में ये मिट्टी की थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। वनस्पति और उर्वरता खनिज के अभाव पाया जाता है, यानी इसमें जो वनस्पति है उर्वरता खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर इसमें कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। अगर इसमें सिंचाई की व्यवस्था की जाए इस मिट्टी में, तो यहाँ पर आप इन फसलों का उत्पादन इस मिट्टी में, मरुस्थलीय मिट्टी में कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है, छठा है, क्या है, पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले मिट्टी होते हैं उसे कहा जाता है पर्वतीय मिट्टी। जहाँ
पर्याप्त वर्षावन पाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षावन, वर्षावन उसे कहा जाता है जो वर्षा पर निर्भर होता है। बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर बहुत सारे वन उग जाते हैं, उसे कहा जाता है वर्षावन। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है ना। यह नदियों घाटियों में जलोढ़ मृदा और ऊंचे भागों में मोटे कणों का वाले अपरयुक्त मृदा के रूप में पाई जाती है। यानी कि नदी घाटियों क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी के रूप में ये रहते हैं। जो ऊंचे भाग जो होते हैं मोटे मोटे कणों वाली होते हैं ना। जैसे बताए थे कि जब नदियाँ भूमि पर उतरती हैं पहाड़ से, तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर से बड़े बड़े चट्टानों को लेकर, पत्थरों को लेकर के उतरती है और उस नीचे बड़े बड़े पत्थर को जमा कर देती है। उसके बाद ये पत्थर थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं, जिससे बाद में जाकर के ये कण का रूप ले लेता है ना। तो ये भी उसी प्रकार के होते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो इसके साथ क्या होते हैं, बहुत बहुत मोटे मोटे कण होते हैं। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृति, वनस्पति एवं जल वायिक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ हिमाच्छादित होने के कारण मृदाओं का अपरदन हो जाता है। हिम से आच्छादित होने के कारण यह बहुत क्या होते हैं, बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ मृदा का क्या होता है, अपरदन, क्योंकि पेड़ पौधा ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये जो होता है अम्लीय होते हैं और ह्यूमस रहित। ये मिट्टी जो होता है इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है और इसमें ह्यूमस नहीं के बराबर होता है। नदी घाटी निम्नवर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों में, जलोढ़ पंकों में मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ जहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल आलू के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। यानी कि इस मिट्टी में जो ढलान होते हैं, ढलान पर फसल के बागान लगाते हैं। नदी घाटी में जो होते चावल और आलू की लगभग खेती इसमें की जा सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मिट्टी के किस प्रकार से हमारे देश में मिट्टी का वितरण किया गया है, मिट्टी के क्षेत्रों में बांटा गया है, किस प्रकार से मिट्टी, कौन कौन से मिट्टी किन किन क्षेत्रों में है। तो हमने यहाँ तक हमने जाना। अब आगे की क्लास में हम जानेंगे कि यहाँ पर आप डायग्राम को देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी। यहाँ पर देखिए मिट्टी का है, पर्वतीय मिट्टी है, यहाँ पर्वत एवं वन है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी है। जो ये लाल ये क्षेत्र है, ये सब लाल मिट्टी के लिए है ना। ये वाला क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी के लिए है, ये वाला क्षेत्र काली मिट्टी के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी का किस प्रकार से वितरण हमारे देश में है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप, यानी कि भूमि का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, इसका स्वरूप किस प्रकार से बदलता जा रहा है, इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें अगर बातें करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा और उबाऊ हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।